द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप बेहतरीन तरीके से जीएस पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, जीएस प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, हिंदी पढ़ रहे हैं और साइंस पढ़ रहे हैं। तो उन्नाव नगरी से संचालित जो कक्षाएं हैं, वहां पर आप एक बेहतरीन तरीके से आप अपना अध्ययन कर रहे हैं और इसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज की जो क्लास है वो मैं शुरू करने जा रहा हूं, प्रारंभ करने जा रहा हूं। सभी साथियों को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। तो जल्दी से भैया वीडियो कर दीजिए शेयर और अच्छे से पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैं कहता हूं जब भी पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन फोकस अच्छा करो, ठीक है। टाइम जरूरी नहीं है कि आप सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो, लेकिन उस सुबह से शाम में अगर 1 घंटे भी आप ध्यान देकर पढ़ रहे हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हर परीक्षा को आप निकाल सकते हो, बस अगर 2-3 कलाएं हैं आपके अंदर, जब भी पढ़ो मेहनत से पढ़ो, ठीक है। फिर कोई वो नहीं कि कॉपी खोल लिया और लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप यहां पर आए हो, मैं अनुरोध करता हूं वही बच्चे यहां पर हिंदी पढ़ने के लिए आए जिनका कोई एग्जाम लगा हुआ है। केवल उतनी ही बातें हम बताएंगे यहां पर जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपके परीक्षा में फुल नंबर्स दिलाने के लिए एक अच्छा है। जितने हम चीजें बताएंगे बस उतने पर फोकस करना है और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं। जो चीजें आपकी थ्योरी क्लास में नहीं हो पाती वो आपका प्रैक्टिस सेशन में हो जाता है, ठीक है। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चे जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बार जल्दी से बता दो बच्चे, आज ये 8वां लेक्चर है। आप सभी को बताना है क्या क्लास प्रारंभ की जाए, क्या क्लास से शुरू की जाए? जल्दी से बताओ, क्लास शुरू की जाए। यहां पर जुड़ चुके हैं प्रियंका, तरुण, मोनू, शिवानी, अपूर्वा यादव, हरिओम, सोनू, यशिता, बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो नाव की नगरी से एक बार फिर से स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं बच्चे। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप जीएस, मैथ और मैथ के साथ आपको मिलने वाला है क्या, हिंदी की कक्षाएं भी उसमें आपको मिलेंगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी रखी गई है, बहुत मिनिमम फी रखी गई है, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। आप स्टडी पाई ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा बच्चे? स्टडी पाई ऐप, जहां पर क्लासेस आपको मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेंगी, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। आप 1 साल तक हमसे जुड़ेंगे। आप सारी इंफॉर्मेशन स्टडी पाई ऐप पर जाइए, और नहीं तो आपके सामने जो नंबर है ये 700-771-2108, ये बच्चे नंबर है। इस पर आपको क्या करना है, इस पर आपको कोई भी बैच लेना हो, त्रिशूल बैच है, सुदर्शन बैच है, त्रिशूल सुदर्शन का कॉम्बिनेशन यानी कि फाउंडेशन बैच है, और उसी में हिंदी भी मिलेगी आपको। सारी चीजें आपको इस नंबर पर कॉल करके जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए, तो अब आते हैं हम लोग हिंदी में। तो डाल लीजिए, हिंदी में हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम ये देखेंगे, हिंदी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है और अब क्या पढ़ेंगे, तो सारी चीजें हमको जाननी है, ठीक है। हिंदी में सबसे जो पहली क्लास थी हमारी वो थी हिंदी भाषा का विकास। पूरा समझ लीजिए कि कैसे हिंदी भाषा आई थी। हमने जाना था कि संस्कृत हिंदी की जननी थी, यानी जो भी लैंग्वेज है, जो भी भाषाएं थी वो संस्कृत से निकलते हुए आगे बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद हमने हिंदी भाषा के विकास के बाद हमने सीखा था हिंदी में वर्णमाला का अध्ययन किया था। ये कौन से वर्ण को क्या कहते हैं, कौन से वर्ण कैसे लिखे जाते हैं, कैसे उनका यूज किया जाता है, वो भी सारी चीजें हमने जानी थी। आज बारी है शब्द की। वर्ण के बाद शब्द पढ़ते। क्यों ऐसा होता है? तो आपको जो परीक्षा की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। क्या परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई,
सबसे छोटी इकाई। जब भी पूछा जाता है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप आंसर दे देते हो क्या? वर्ण। क्या दे देते हो? वर्ण। और यहीं पर पूछ लिया जाता है, जैसे दूसरा क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है कि हिंदी भाषा या भाषा की कह सकते हैं, यहां पर हिंदी भी लगाओ या भाषा ही लगा दो, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चे? वर्ण है। यहीं पर कहते हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई आप सभी को पता है, शब्द होती है। क्या होती है? शब्द होती है। शब्द होती है, ठीक है। अब यहीं पर यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन एक क्वेश्चन यहीं से और बनता है। वो क्या बनता है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक इकाई तो क्या होती है? मैं यहां लिख दे रहा हूं, ध्वनि होती है। क्या होती है बच्चे? ध्वनि होती है। तो यहां पर आपके पास तीन क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में पूछे ही जाते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो बच्चे ध्वनि है, याद कर लेना। भाषा की सबसे छोटी इकाई ऐसे ही पूछ लेते हैं तो आप वर्ण लगाएंगे। क्या है? वर्ण है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। और इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि भाषा की स्वतंत्र इकाई। भाषा की स्वतंत्र इकाई। भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या है? तो यह भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या है, तब आप आंसर दे देंगे शब्द है। तब भी क्या है? शब्द है। तब भी क्या है? शब्द है, ठीक है। और यहीं पर बच्चे अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की पूर्णता इकाई क्या है, भाषा की पूर्णतः इकाई क्या है, तब आप आंसर दे देंगे बच्चे वाक्य है। क्या है? वाक्य है। तो आपको यहां पर दिख कितने क्वेश्चन रहे हैं? क्वेश्चन सबसे पहले मैं एक बार रिवाइज करना है, इसमें तो गलती करनी ही नहीं है। और 5 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन अगर हिंदी का पेपर बनता है तो उसमें पूछा ही जाता है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। मौखिक लगा देंगे तो ध्वनि आ जाएगा, लेकिन ऐसे ही नॉर्मली पूछते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण लगा दोगे आप। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या है? तो बच्चे शब्द है। और भाषा की पूर्णता इकाई क्या है? तो वाक्य है, ठीक है। तो हमने यहीं पर आपको सिखाया था, बात फिर से समझ लीजिए आप। यहां पर आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या मिला? ध्वनियां प्राप्त हुई। क्या मिली बच्चे? ध्वनि। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, या हम कह सकते हैं जो आदि मानव थे, वो पहले ध्वनियों का प्रयोग करते थे अपनी भाषा को आदान प्रदान करने में, ठीक है। विचार विनिमय करते थे ना, अपना विचार दूसरे को देना, दूसरे का विचार खुद लेना, तो वो ध्वनियों के माध्यम से होता था। आ ई ऊ चिल्लाते थे ऐसे, है ना। तो तब क्या था? तब ध्वनियों को हम जानते नहीं थे कि कैसी ध्वनियां होती हैं। फिर उनको संकेतक दिए गए। उनको क्या दिए गए? संकेतक दिए गए। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार बताता हूं, ठीक है। ये बार बार इसलिए बताता हूं कि ध्वनियों को जब संकेतक मिले, ध्वनि तो भाई भाषा थी, जो ध्वनि बोली गई थी वो भाषा हम कह रहे थे। ये क्या थी? भाषा थी। भाषा हमेशा क्या होती है? मौखिक रूप में प्रयोग की जाती है। भाषा मौखिक रूप में, हम आपको समझा रहे हैं भाषा के रूप में। हमारी हिंदी भाषा है, हम हिंदी भाषा के रूप में आप हमारे विचारों को जान पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आप कमेंट कर रहे हैं वो लिपिबद्ध तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। आप लिपि के माध्यम से कर रहे हैं, यानी लिखित रूप। आपको जब ध्वनियां थी उसको संकेतक मिल गए, तो ध्वनियों को जैसे ही आप संकेतक मिले तो ध्वनि क्या कहलाने लगी? वर्ण कहलाने लगी है। क्या कहलाने लगी? वर्ण। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बच्चे अक्षर के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अक्षर के नाम से जानते हैं। और बच्चे जैसे ही वर्ण के मेल, वर्ण के कैसे मेल? सार्थक मेल।
वर्ण के कैसे मेल बच्चे? सार्थक मेल। वर्णों के सार्थक मेल से क्या बना? तो वर्णों के सार्थक मेल से बच्चे शब्द बना। क्या बना बच्चे? शब्द बना। अब वर्णों के जब सार्थक मेल से शब्द बन गया, अब इसी शब्दों को अगर स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर रहे हैं तो शब्द है। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा शब्द के बारे में। अब जैसे ही शब्द को वाक्य में प्रयोग किया गया, आप थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, पूरा समझाएंगे। शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए गए, वाक्य में प्रयोग, ये आप एक चार्ट जरूर बनाइएगा, है ना, कि जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया गया तब इसका नाम पद पड़ गया। क्या पड़ गया? पद। तब इसका नाम पद पड़ गया। और पदों के मेल से क्या बन गया? जब पदों का मेल किया गया, और पदों का व्यवस्थित मेल करना है, क्रमिक मेल, यानी क्रम से मेल करना है पदों को, तो पदों के मेल से बनता है पदबंध। क्या बनता है बच्चे? पदबंध बनता है। तो पदबंध बन गए। अब पदबंधों के मेल से क्या बन गया? पदबंध के मेल से बन गए उपवाक्य। क्या बन गया बच्चे? उपवाक्य। ठीक है, उपवाक्य बन गया। और उपवाक्य के मेल से बच्चे वाक्य का निर्माण हुआ, वाक्य का निर्माण हुआ। और जब कई वाक्य मिल गए तो गद्य बना। ठीक है, यानी यहीं से फिर हम कह देंगे कि भाषा एक लिखित रूप में साहित्य का निर्माण हो गया है। वाक्य, जब कई वाक्य लिखे हमने तो साहित्य का निर्माण हुआ। अब साहित्य आपका गद्य में भी हो सकता है और पद्य में भी हो सकता है। तो बच्चे हम चले कहां से थे? तो चले थे एक क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले मुझे ध्वनियां मिली, ध्वनियों को संकेतक मिले। ध्वनियां आ उ, आदिवासी ने बोला तो आ लिख दिया किसी ने ऐसे कि ये आ ऐसे बनेगा, तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। अब इसे ये भी कह सकते, ध्वनियों के मेल से वर्ण बनता है। अब ध्वनियों के मेल से अगर वर्ण बनता है तो कैसे सर जी ये पॉसिबल है? जैसे हम कहें एक राम शब्द हमने कह दिया, राम। क्या कह दिया? राम। तो राम में अगर बात करें कि वर्ण कितने हैं, तो वर्ण है दो, एक रा और एक मा। वर्ण कितने हैं? तो हम कहेंगे सर जी वर्ण की अगर बात करेंगे तो दो वर्ण हैं। शब्द कितना है? तो शब्द एक है। ठीक है, राम एक शब्द है जिसमें वर्ण कितने हैं? तो माँ एक वर्ण है और एक वर्ण रा है। ठीक है, जब ध्वनियों की बात करेंगे तो सर जी राम में ध्वनियां कितनी है ये भी पूछ लिया जाता है। तो आप कहोगे सर जी जो ध्वनियां हैं वो रा है। ठीक है, और इसमें एक बड़ा आ है। ठीक है, और इसमें एक माँ है, और इसमें क्या है बच्चे? आ है, छोटा आ है। तो ध्वनियां कितनी है? राम कैसे बना है? देखो, इससे ये रा बना है, इससे क्या बना है? रा, बड़ा रा। ठीक है, रा के हलंत और प्लस बड़ा आ। और इससे क्या बना है? इससे बच्चे माँ बना है। ठीक है, अब ये हलंत क्या होता है? इसको हलंत कहते हैं। ठीक है, हल चिन्ह भी कहते हैं, या तो हलंत कह दो या हल चिन्ह कह दो। ये हलंत का प्रयोग क्या होता है? हलंत जो है वो स्वरहीन व्यंजन बनाता है। क्या बना देता है? किसी में अगर हलंत लगा दिया है आपने तो वो स्वरहीन हो जाता है। जैसे अगर हम कहें ये रा है, तो रा क्या है? इसमें स्वर है, इसमें क्या है? स्वर है। लेकिन स्वरहीन अगर इसे बनाना है तो हम इस रा को हम क्या लिख सकते हैं? रा के नीचे हलंत और प्लस आ, ये स्वरहीन हो गया। ठीक है, जैसे माँ स्वर सहित है माँ। ठीक है, जब माँ में ये हलंत लगा दिया, ये जो माँ है ना जिसके नीचे हलंत लगा है, इसको आधा माँ भी कह सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा ये रहता है कि स्वरहीन है, इसमें स्वर नहीं बचा है क्योंकि स्वर हमने अलग निकालकर इससे रख दिया। ये माँ क्या था? स्वर सहित था, स्वर सहित में स्वरहीन बना दिया। तो ध्वनियाँ कितनी है? तो हम कहेंगे 1 2 3 4। सर जी ध्वनियाँ हैं 4। ठीक है, वर्ण कितने हैं? वर्ण है 2, 1 2। वर्ण कितने हैं? 2 वर्ण हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ, तो अब ये चीज हो गई। अब इसके आगे हम ये बात समझ चुके हैं, अब वर्ण पे चलते हैं। वर्ण पे चल रहे हैं क्योंकि हमको आज शब्द पढ़ना है बच्चे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जो चीजें होती हैं, जब भी एक क्लास बने तो पूरी एक बेहतरीन क्लास बने जिसको आप शुरुआत से देखें तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से छप जाएं, क्लियर हो जाएं। अब ये कह रहे हैं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया है, इन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कह दिया 2 वर्ण दे दिए, जा दे दिया और एक दे दिया ला। ठीक है, जा दे दिया और एक दे दिया ला। तो जा और ला को आपने क्या किया? जल कर दिया, जल। जा और ला बनाकर मेल किया जा और ला का। ये 2 वर्ण हैं, ये 2 वर्ण हैं, इनका मेल करके हमने एक शब्द बनाया जल। और जल, जा और ला का एक हमने योग करके एक बनाया शब्द हमने लज। ठीक है,
एक जल बनाया, एक लज बनाया। हमने देखा जल का अर्थ निकल रहा है, सार्थक मतलब जिसका अर्थ स्पष्ट हो, ठीक, अर्थ निकले। तो हमने जल का योग किया, जा और ला का योग किया, तो एक सार्थक सही अर्थ वाला प्रकट हो गया शब्द। एक क्या हो गया, जिसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है, लज। लज का अर्थ होता है कुछ नहीं होता है। यानी वर्णों का अगर सार्थक मेल किया जाए तो ये शब्द उचित है तो ये शब्द है, ये शब्द उचित नहीं है तो ये शब्द नहीं है। मतलब सार्थक मेल करना है तभी शब्द का निर्माण होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? तो हमने जल बनाया तो सार्थक शब्दों का मेल कर लिया। अच्छा, कुछ जानते हो, कुछ, तभी तो हम शब्दों की परिभाषा आपको बता देते हैं कि शब्दों की जो परिभाषा है बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। हम शब्दों की परिभाषा, शब्द की परिभाषा, चलो ये बात आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेता हूं, फिर सीधा शब्द हेडिंग डालेंगे और शब्द को सीखेंगे। शब्द का प्रयोग, ये भी पद भी बता देंगे। पदों के पदबंध से, पदों के कई योग से, पदों के मेल से, जब कई पद मिलकर आपका पदबंध बनाते हैं, पदबंध कई पदबंध मिलकर उपवाक्य बनाते हैं, उपवाक्य में सहायक क्रिया होती है। बस इतना समझो, पदबंध में सहायक क्रिया नहीं होती है, ठीक है। सहायक क्रिया नहीं होती है, सहायक क्रिया नहीं होती है। और हर उपवाक्य में सहायक क्रिया होना इसमें अनिवार्य नहीं है कि सहायक क्रिया हो या ना हो, कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन उपवाक्य में सहायक क्रिया होना अनिवार्य है। सहायक क्रिया होनी अनिवार्य है, सहायक क्रिया। अभी मैं बताऊंगा, एक सेंटेंस भी लिखूंगा जिसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें सहायक क्रिया, उपवाक्य, वाक्य में सहायक क्रिया, उपवाक्य में सहायक क्रिया होती है, वाक्य में सहायक क्रिया होती है, पदबंध में जरूरी नहीं है कि सहायक क्रिया हो, ठीक है। क्लियर है? तो ये चीजें हो गई। अब सीधा चलते हैं शब्द के बारे में। आज थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि कैसे शब्द हमको पढ़ना है, फिर क्योंकि 1% डाउट नहीं लेना है मुझे, कुछ भी डाउट नहीं रखना है। अब देखो, शब्द डाल लो, शब्द। तो शब्द बच्चे, हमको शब्द की परिभाषा की अगर बात करें, शब्द की परिभाषा की बात करें, बाद में फिर शब्द भेद की बात करेंगे। जो शब्द की परिभाषा बनेगी वो कहेंगे एक वर्ण या एक से अधिक या कई वर्णों के मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से। ये बच्चे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लिख रहा हूं ना, ये है, क्या है? सार्थक मेल या सार्थक योग। सार्थक योग को क्या कहते हैं? एक वर्ण या कई वर्णों के सार्थक मेल या सार्थक योग को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं, लिख सकते हो, शब्द कहते हैं। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, तो ये चीज आपको समझनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, सार्थक मेल। अभी आपको मैंने बताया सार्थक मेल और या सार्थक योग। सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले उसी को सार्थक कहते हैं, ठीक है। अब एक वर्ण क्यों लिया गया है? कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं, जैसे हमने लिख दिया या भी तो एक शब्द है, ये वर्ण है, ये शब्द भी है। या का मतलब होता है अथवा। या का मतलब क्या होता है? अर्थ निकल रहा है। या का मतलब क्या है? अथवा। यानी या से एक अर्थ हमने निकाला, अथवा। तो या क्या है? ये वर्ण नहीं है, ये शब्द है। ये क्या है बच्चे? शब्द है। और जैसे कभी हम क्या कहते हैं, जैसे कभी कहते हैं वाह नहीं कह देते हैं, तुम जाओ या वो जाए, बात बराबर है। तुम जाओ, वाह वो जाए, बात बराबर है। तो वाह मतलब क्या है? और। वाह का मतलब क्या है? और कह सकते हैं। और अथवा का भी प्रयोग करते हैं, तुम और तुम व तीनों जाना है, ठीक है। तो अथवा भी कह सकते हैं, और इसी के साथ अथवा भी कह सकते हैं, और इसका अर्थ कहीं कहीं पर और भी लिया जाता है, ठीक है। और इसी में अगर हम बात करें, या हो गया, वाह हो गया, ठीक है। ना कह देते हैं कभी कभी, ना तुमको जाना है, ना नहीं जाना, ना। तो ना का मतलब क्या है? ना का मतलब नहीं है। ना का मतलब क्या है? नहीं है। लेकिन दिख रहा है वर्ण। लेकिन अगर किसी भी सेंटेंस में ना लिखा होगा तो वो वर्ण नहीं है बच्चे, वो शब्द है। क्या है? शब्द है। ये
बात समझ में आ रही है? तो एक वर्ण से भी शब्द बन सकता है, एक वर्ण या कई वर्णों के सार्थक मेल, बस अर्थ निकलना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, सार्थक मेल होना चाहिए, अर्थ स्पष्ट तरीके से मुझे पता चलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर या हो गया, वाह हो गया, ना हो गया, इनके अर्थ निकल रहे थे। अथवा या का मतलब होता है, वाह का मतलब अथवा या और होता है, ना का मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये कह देंगे, ये बहुत जरूरी है कि लो क्या है, जरूरी है कि एक वर्ण या कई वर्णों के सार्थक मेल से या सार्थक योग से शब्द मिलकर बनता है, यानी सार्थक योग को शब्द कहते हैं। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो हम परिभाषा जान गए हैं। अब जैसे कई योग लेने हैं, जैसे हमने कल उदाहरण दिया था, का है, ला है और माँ है, ये तीन वर्ण हैं। तो अगर इनसे बेसिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये तीन वर्णों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे नहीं आप लिख दोगे कि आप हिंदी की मैं बात कर रहा हूं, आप तो कलम लिखा, कलम का एक सार्थक है, कलम का अर्थ होता है कि लिखने वाला पेन, कलम होता है। ठीक है, तो ये शब्द बन गया, एक शब्द बन गया। जैसे हम कह सकते हैं कलम हो गया, कमल भी कहते हैं, कमल का फूल जानते हो ना, कमल, तो कमल एक शब्द बन गया। अब इनको अगर कुछ बच्चे क्या बनाएंगे, लकम, तो लकम बच्चे कहीं से अर्थ जाहिर कर रहा है अपना, लकम कुछ होता है, इसके मीन कुछ होता है, नहीं होता है, तो ये शब्द नहीं है। तो हम कहेंगे इन तीन वर्णों से दो शब्द बन रहे हैं, ये शब्द नहीं है, यानी जिनका अर्थ निकले, उम्मीद करता हूं अर्थ वाले वर्णों का योग ही शब्द कहलाते हैं, अर्थ वाले वर्णों का योग ही शब्द कहलाते हैं। इतना आप समझ में आ गई होगी बात। अब यहीं पर हमको जल्दी जल्दी सीखना है, सब लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते चलो, बड़े काम के नोट्स तैयार होंगे आपके। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें शब्द भेद की, किसकी बात करें, शब्द भेद की, तो शब्द भेद बच्चे सीखना है हमको। अब शब्द भेद जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है वो चार आधारों पर करते हैं कि शब्द की क्वालिटी क्या है, किस आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। बस आज ओवरव्यू लेंगे जिससे ये वाले क्वेश्चन ना गलत हो, कल हम स्पष्ट करके तत्सम क्या होते हैं, कैसे तत्सम होते हैं, वो सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो शब्द भेद जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, वो बच्चे चार आधार पर है, चार आधार बनाए गए हैं वर्गीकरण के। कितने आधार बनाए गए हैं, चार आधार बनाए गए हैं। वो कौन कौन से आधार हैं, तो हम सभी आधारों की बात करेंगे। तो पहला आधार हो जाएगा कि शब्द की विवेचना जो करनी है, शब्द की क्वालिटी जो बतानी है, वो उत्पत्ति के आधार पर बताओ, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार बतानी है। ठीक है, अब उत्पत्ति अगर नहीं आता है, ठीक है, तो उत्पत्ति का ही मतलब क्या है, उत्पत्ति का ही मतलब है स्रोत, स्रोत के आधार पर पूछ ले। ठीक है, या फिर पूछ ले इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर, या फिर क्या पूछ ले, इतिहास के आधार पर। तो बच्चे जो उत्पत्ति के आधार पर पूछे या स्रोत के आधार पर पूछे या इतिहास के आधार पर पूछे, तो शब्दों का वर्गीकरण एक इस आधार पर करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर। क्या है बच्चे, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा क्या है, तो तीसरा बच्चे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, व्युत्पत्ति के आधार पर। अब करेंगे हम रूप के आधार पर, रूप, रचना, बनावट, क्या रूप है उसका, रूप के आधार पर यहां पर कॉमा कर दो, रचना कैसी है शब्द की, रचना कैसी है, उसकी कैसी बनावट, दिखने में कैसा है, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर जो शब्द भेद हैं उनके तीन आधारों पर हो गई। जो चौथा आधार है वो अर्थ के आधार पर है। क्या है बच्चे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है,
तो बच्चे आपसे पूछे कि जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है वो कितने आधारों पर किया गया है, तो आपका आंसर होगा 4 आधारों पर सर शब्दों का वर्गीकरण कहते हैं। एक तो हम जानेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, जिसका मतलब है, जिसका पूरा स्पष्ट तरीके से जो मतलब है वो है स्रोत के आधार पर, कहां से इनका स्रोत हुआ है, कहां से ये जन्मे हैं। ठीक है, इतिहास के आधार पर ये जो शब्द है इनका ऐतिहासिक, जो पूछे कि ऐतिहासिक इतिहास क्या रहा है तो वो भी हमको यहां पर बताना है। व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? अच्छा, व्युत्पत्ति का ही मतलब जानते हो, रचना होता है। व्युत्पत्ति का ही मतलब क्या होता है बच्चे? रचना होता है। रचना के आधार पर, आधार पर, ठीक है। यहां पर जानते हो, यहां से रचना हटाओ, यहां से रचना, ये बनावट ये इसमें आ जाएगा। व्युत्पत्ति का मतलब होता है रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसे, बनावट के आधार पर। और रूप व्याकरणिक विवेचन, यहां पर ये लिखेंगे व्याकरणिक विवेचन। इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि व्याकरणिक विवेचन क्या होता है। अगर व्याकरणिक विवेचन का मतलब होता है बच्चे, अगर व्याकरण के तर्ज पर देखा जाए तो जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हमको देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इनको सीखना है। तो एक हेडिंग लगेगी, पहले आप ये नोट कर लीजिए। अब एक हेडिंग लगेगी, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर आप सीखिए, उत्पत्ति के आधार पर। शब्द जानते हो, हिंदी भाषा में अगर पूछे उत्पत्ति के आधार पर, हिंदी भाषा में कितने ही शब्द थे, तो हम कहेंगे अमूमन रूप से अगर देखा जाए तो केवल तत्सम और तद्भव ही थे, 2 ही प्रकार के थे। लेकिन कुछ अन्य भाषाओं से भी हिंदी भाषा में शब्द आ गए हैं। इस वजह से हम कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से भी हम देख रहे हैं, तो हम कहेंगे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो हम कहेंगे 5 प्रकार के जो होते हैं हिंदी भाषा में, वो कौन कौन से? एक तो तत्सम हो गया, तत्सम। एक हो गया तद्भव, तद्भव, तत्सम, तद्भव। देशज हो गया, देशज। विदेशज, विदेशज, जिन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? आगत शब्द भी कहते हैं। आगत, आगत स्वर सुना है ना, वैसे ही ये क्या होते हैं? आगत शब्द होते हैं। ठीक है, आगत शब्द। अब इसी में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और हो गए संकर। और क्या हो गए? संकर। संकर को हम दूसरे नाम से जानते हैं, तो इनका नाम जो है मिश्रित, मिश्रित शब्द भी इन्हें कहते हैं। आपसे पूछा जाए मिश्रित शब्द किसे कहते हैं, तो मिश्रित शब्द कहते हैं किसको? मिश्रित शब्द कहते हैं संकर शब्द को। किसको कहते हैं? तो संकर शब्द को। ठीक है, तो भैया तत्सम क्या होते हैं? अभी नॉर्मली हम सीखेंगे बस ऐसे ही। तत्सम मतलब तत्सम, उसके समान। तत्सम का अगर संधि विच्छेद करें तो तत् प्लस सम आता है, तत्सम आता है। तत्सम, तत् माने होता है उसके, सम माने होता है समान। यानी कि ये किसके समान की बात कर रहे हैं? तो हिंदी कहां से निकली है? संस्कृत से निकली है। तो हम कहेंगे संस्कृत के जो शब्द बिल्कुल समान ले लिए गए, उसी के समान ले लिए गए। यानी संस्कृत के जैसे शब्द हैं, ज्यों के त्यों अभी हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको हम कहते हैं तत्सम। तो हम समझ गए कि संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं हिंदी भाषा में, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो तद्भव क्या है? तद्भव का मतलब है तत् प्लस भव, मतलब उसकी भावना निकले। क्या निकले बच्चे? उसकी भावना निकले। तत् माने उसकी, भव माने भावना। ठीक है, उसकी भावना। अब किसकी भावना? तो संस्कृत की। संस्कृत के जो शब्द परिवर्तित होकर, विकृत होकर, ठीक है, विकृत होकर हिंदी भाषा में आते आते परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा परिवर्तित हो गए, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। अब परिवर्तित कैसे हुए? हम कहेंगे संस्कृत प्राकृत, प्राकृत के बाद किससे? अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद पुरानी हिंदी से गुजरते हुए आगे बढ़ी है। तो गुजरते हुए अगर आगे बढ़ी थी तो शब्दों में क्या हो गई है? परिवर्तन हो गया है। तो शब्दों में परिवर्तन होने के बाद जो उनका नया रूप है, उनको हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, तो तद्भव वो बन गए। तो हम ये कहेंगे तद्भव का मतलब है जो संस्कृत नहीं है, तत्सम का मतलब जो शब्द संस्कृत की तरह है। ठीक है, तो सरल भाषा में हम कहेंगे जो शब्द संस्कृत की तरह नहीं है।
जो शब्द संस्कृत की तरह नहीं है वो तद्भव हैं, जो शब्द आपको संस्कृत की तरह मिलेंगे वो तत्सम होंगे। आपको तत्सम छांटना, तद्भव छांटना सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी फोकस करना है देशज क्या होते हैं। तो देशज हम कहेंगे जो शब्द देश में जन्मे हैं, ठीक है, जो शब्द देश में जन्मे हैं। जैसे क्षेत्रीय प्रभाव पड़ जाता है, अपना अगर भोजपुरी का इलाका है तो भोजपुरी में अपना कुछ बोलने लगे, ठीक है। बहुत से शब्द हैं, जैसे हम हंसी मजाक में ही कहने लगे कुछ भी, लब्बड़ हो क्या, ये हो, ठीक है, पेट हो गया, पगड़ी हो गई। तो ये जैसे शब्द है ना, जैसे हम कह देते हैं पगड़ी हो गई, पगड़ी कहाँ है, पगड़ी देशज है, ठीक है। पेट हो गया, पेट हो गया, ठीक है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हम अपने क्षेत्र में उपज कर लेते हैं, उनका उपयोग करने लगते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ये अपने देश में ही जन्मे होते हैं। विदेशज क्या है, विदेशी भाषाओं से आते हैं, ठीक है। तो विदेशों से जो शब्द आए हुए हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। और संकर क्या होते हैं, संकर का मतलब होता है मिश्रित शब्द। इससे आपको समझ में आ रहा होगा, मिश्रित का मतलब होता है जो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बने, जो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बने उन्हें हम संकर कहते हैं, दो भाषाओं के योग से। तो यहां पर लिख सकते हो आप, दो भाषाओं के योग से, दो भाषा के शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं, दो भाषा के शब्दों के योग से, शब्दों के योग से, शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम संकर कहते हैं। तो हम जान चुके हैं उत्पत्ति के आधार पर जो 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। अभी बहुत कुछ है इनमें, जब हम तत्सम पढ़ेंगे तो प्योर तत्सम पढ़ेंगे, उसमें बहुत सी चीजें बताएंगे। आप ये समझ लीजिए 2-2 आधार की एक क्लास बनेगी जिसमें आप पूरा स्पष्ट रूप से जानोगे। अभी केवल ओवरव्यू, आपको ये चीजें रट जाए तो कल की क्लास बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप कल की क्लास अच्छी समझना चाहते हैं तो आपको एक बार ओवरव्यू लेना पड़ेगा ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसी पर हम बात करेंगे कि यहीं पर इन्होंने क्या बात की, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति, या इसी को हम क्या कहते हैं, रचना, या इसी को हम क्या कहते हैं, बनावट के आधार पर। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप याद रखो, एक तो होता है रूढ़, रूढ़ शब्द, एक होता है रूढ़ शब्द, और एक क्या होता है, एक होता है रूढ़ शब्द और दूसरा क्या होता है, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, ठीक है। तीसरा क्या होता है, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आपको ये संख्या भी याद रखनी है। आपसे केवल कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ क्या होते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सकें, जिन शब्दों के, बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्थक जहां पे ये जुड़े ना, तो सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित, अर्थ सहित, सार्थक, सार्थक खंड ना हो। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब ये कैसे सार्थक खंड, जैसे हमने कोई भी ले लेना है, नदी ले लिया, नदी ले लिया, तो नदी को क्या हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। हम नदी को ना कभी ना लिख सकते हैं, ना माने कोई शब्द ही नहीं बनेगा, नदी माने कुछ बन रहा है, ठीक है। तो नदी को नहीं तोड़ा जा सकता है, नदी के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो नदी अपने आप में रूढ़ है। क्या है, रूढ़ है। आपने रूढ़ सुना नहीं है, अभाज्य संख्याओं को रूढ़ कहते हैं। तो अभाज्य संख्याओं को हम तोड़ नहीं सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के फैक्टर नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं, यानी ऐसे खंडों में नहीं तोड़ सकते हैं जिन खंडों के कोई अर्थ निकले। जैसे हमने नदी का खंड किया, ना और दी, ना एक खंड ये है, एक खंड दी है, ना इसका अर्थ निकला, ना इसका अर्थ निकला। नदी से नदी के सापेक्ष में कोई अर्थ इसका नहीं है, ना और दी का, तो हम कह देंगे ये
नदी क्या है? नदी एक रूढ़ शब्द है। जैसे ले लेते हैं चावल ही ले लिया, क्या ले लिया? चावल ले लिया। तो चावल का अगर हम खंड करें तो एक क्या चा लिख दें, चाहे वल लिख दें। न चा का मतलब आ रहा है, न वल का मतलब आ रहा है, तो इसके भी सार्थक खंड नहीं होंगे, अर्थात चावल जो है वो रूढ़ शब्द है। ठीक है, नदी है, पहाड़ है, घर है, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते हैं, तो वो रूढ़ शब्द होंगे। यौगिक क्या है? बस इसमें केवल सरल भाषा में केवल सीखना है, ज्यादा कठिन पे नहीं जाना है। मतलब जो यौगिक होते हैं बच्चे, जो यौगिक होते हैं इनके सार्थक खंड हो सकते हैं, बस सार्थक खंड हो सकते हैं। सार्थक खंड हो सकते हैं। जैसे अगर हम कह दें यहीं पर सार्थक खंड कौन से ऐसे शब्द हैं सर? जैसे हम कह दें राजकुमार, क्या कहते हैं? राजकुमार। तो राजकुमार, जैसे एग्जाम्पल है राजकुमार, तो हम कह देंगे राजा, राज और एक हो गया कुमार, कुमार। ठीक है, तो राजकुमार के हम सार्थक खंड कर सकते हैं राजा और कुमार, यानी राजा का पुत्र राजकुमार होगा। ठीक है, राजकुमार कौन होगा? राजा का पुत्र, यानी राजा और कुमार। तो अलग अलग खंड हो रहे हैं। राज का मतलब अर्थ है कि राजा है, और कुमार का भी सार्थक अर्थ है, वो क्या है भाई? कुमार है, पुत्र है, तो राजा कुमार। ठीक है, तो ये क्या? राजकुमार हो गया। जैसे विद्यालय हो गया, विद्या और आलय, विद्या माने विद्या, आलय माने घर, यानी विद्या का घर विद्यालय। ठीक है, बहुत से ऐसे, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र राजा का पुत्र। तो एक चीज ये समझ लीजिए, जो यौगिक होते हैं उनमें क्या होना चाहिए? उनमें क्या होना चाहिए? सार्थक खंड हो सके। तो सार्थक खंड होने के लिए यौगिक से ही हम लोग क्या करते हैं? यौगिक का ही पार्ट होता है समास। क्या होता है? समास। और समास हम आगे पढ़ाएंगे जब आपको यौगिक फिर से बताएंगे। अभी हम केवल इतना बता रहे हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, रूढ़ सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ जानते हो, इनकी प्रवृत्ति जो होती है ये रूढ़ और योग दोनों के मिलने से होती है। यानी ऐसे कहेंगे कि ये दिखने में यौगिक होते हैं, दिखने में यौगिक शब्द होते हैं। बीच की कड़ी को कहते हैं। दिखने में तो देख रहे हैं तो यौगिक लग रहे हैं, लेकिन अर्थ में क्या होता है बच्चे? अर्थ में होते हैं रूढ़, अर्थ में रूढ़। सर जी अब ये कैसी विडंबना है, ये कैसे हम समझेंगे कि दिखने में तो यौगिक है, अर्थ में रूढ़ है? भाई ये जानते हो, एक समास की बात करें, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है हिंदी में, तो ये बहुव्रीहि समास है। कौन से समास के तर्ज पर रहते हैं? बहुव्रीहि समास के तर्ज पर रहते हैं। कैसे? दिखने में यौगिक, अर्थ में रूढ़, कैसे? तो हम बात करें जैसे जलज की। जलज मतलब क्या है? जल पे जन्मा, जल प्लस जा, जल प्लस अज, अज माने होता है जन्म। तो जल में जन्मा कौन होता है? कमल होता है। तो कमल क्या है? कमल एक रूढ़ शब्द है। कमल अर्थ जो निकल रहा है, जैसे हम कहते हैं दसानन, क्या कहते हैं? दसानन, दसानन। दिखने में लग रहा है 10 आनन, 10 है, आनन माने होता है मुख, ठीक है, सिर होता है। 10 आनन, जिसके 10 हैं आनन। तो हमने अर्थात मतलब अर्थ क्या है? अर्थ है रावण। रावण कैसा है? रावण आपका रूढ़ है, रावण के फैक्टर नहीं कर सकते हैं, रावण के खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रावण क्या है? रावण एक रूढ़ शब्द है, तो अर्थ में रूढ़ हो गया रावण। ठीक है, लेकिन दिखने में 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन दिख रहा है, तो हम कह रहे हैं 10 प्लस आनन तो यौगिक दिख रहा है, लेकिन है नहीं। इसकी क्वालिटी है एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है ये 10 आनन। तो विशेष अर्थ जहां पर प्रकट करे तो वहां पर भैया कौन सा शब्द बन जाता है? योग रूढ़ बन जाता है। तो व्युत्पत्ति रचना, दिखने में हमने कहा ना, जो शब्द के खंड ना हो सके, दिखने में उसकी बनावट क्या है? तो व्युत्पत्ति है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। लाइक का बटन अगर नहीं दबाया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो मेहनत की जा रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब तीसरे आधार पर चलते हैं। रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन।
अगर व्याकरण के तर्ज पर समझा जाए, व्याकरणिक विवेचन, व्याकरण के उस पे अगर इसका एक्सप्लेनेशन किया जाए तो क्या कितने प्रकार के होंगे शब्द? व्याकरणिक विवेचन, तब कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। रूप, उनका रूप क्या है, उनका प्रयोग कैसे किया जा रहा है, उन शब्दों को प्रयोग किस आधार पर किया जा रहा है, उनका व्याकरणिक विवेचन क्या है। इस प्रकार से अगर शब्द पूछते हैं तो आप हिट करोगे। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आप जानते हो, विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी, विकारी शब्द, ठीक है। नंबर 2 क्या होते हैं? तो नंबर 2 होते हैं अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? तो आपको ध्यान देना है, जिन शब्दों में वचन कारक लिंग के आधार पर, ठीक है, जिन शब्दों को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिन शब्दों को वचन कारक लिंग के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी यानी उनमें हम क्या कोई विकार उत्पन्न कर पा रहे हैं? उन शब्दों में अगर विकार उत्पन्न कर ले रहे हैं और तब भी प्रयोग अगर अच्छे से हो रहा है, क्योंकि प्रयोग के आधार पर देख रहे हैं ना, विकार करने के बाद भी अगर हम उनका प्रयोग अच्छे से कर रहे हैं तो उनको विकारी शब्द कहते हैं। हम इनको बस ऐसे लिख सकते हैं कि जिन शब्दों को वचन कारक लिंग के आधार पर जिन शब्दों को हम परिवर्तित कर सकते हैं, जिनमें हम विकार उत्पन्न कर सकते हैं, उन शब्दों को वचन कारक लिंग के आधार पर, जिन शब्दों में आप हमारी भाषा को सुनिए, हम जो बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, बस उसको सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। वचन कारक लिंग के आधार पर जिन शब्दों में हम विकार उत्पन्न कर सकते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे हम कह दें लड़का खाना खा रहा है, लड़का खाना खा रहा है। जैसे हमने कहा लड़का खाना खा रहा है, क्या लड़का को लिंग के आधार पर चेंज किया जा सकता है? किया जा सकता है सर। कैसे? हम कह देंगे लड़का की जगह आप लड़की कह दो, लड़का की जगह लड़का को हम लड़की कह सकते हैं, ठीक है, लड़की कह सकते हैं, बदल गया। जैसे आपसे कहा जाए कि वचन के आधार पर सर कन्वर्ट किया जा सकता है लड़के को, हाँ किया जा सकता है। लड़का है, जैसे ही ज्यादा लोग हो गए तो हम लड़का को अब लड़के कहेंगे। क्या कहेंगे? लड़का को अब लड़के कहेंगे। तो हम कह देंगे लड़के खाना खा रहे हैं। सभी लड़के जैसे ज्यादा हो गए, वचन में ज्यादा हो गए। तो एक वचन, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। तो हमें तो हिंदी पढ़ रहे हैं, तो लड़का खाना खा रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा? लड़के खाना खा रहे हैं। तो लिंग के आधार पर बदल दिया। लड़के को खाना दो, लड़के को अब क्या हो गया? कर्म कारक हो गया, ठीक है। लड़के को खाना दो, अभी लड़का खाना खा रहा है, ये कौन सा कारक था? ये कर्ता कारक था, ठीक है। लड़के को खाना दो किसको? लड़के को। तो लड़के को ऑब्जेक्टिव हो गया, ये कर्म कारक हो गया, ठीक है। तो कर्म में भी कारक के आधार पर भी चेंज किया जा सकता है इसको। तो कारक के आधार पर, लिंग के आधार पर और वचन के आधार पर जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत जो बच्चे आते हैं ना, इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाता है? इसके अंतर्गत अव्यय आते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अविकारी को हम अव्यय कहते हैं। पहले विकारी समझ लो। इसके अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम। विकारी के कितने भाग होते हैं? 4 भाग, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है। अब बच्चे अविकारी क्या होते हैं? अविकारी को ही हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, ठीक है। अविकारी को ही हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्ययों के बारे में बताएंगे। अविकारी यानी जिन शब्दों को हम लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते हैं उन्हें अविकारी, जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता है उन्हें हम अविकारी कहते हैं। अविकारी में क्या क्या आ जाते हैं? तो अविकारी में जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण हो गया। यहां पर कौन कौन बचा? यहां पर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण,
विशेषण समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक, और एक हो गया विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो अविकारी जो 4 प्रकार के होते हैं वो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। विकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। हर चीज जानेंगे, विकारी पढ़ेंगे, फिर अविकारी पढ़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अलग अलग पढ़ेंगे। अभी केवल हमें पाठ समझना है। तो ये भी शब्द हो गए, क्योंकि शब्द एक बहुत बड़ा पोर्शन है, तो हर शब्द को बहुत अच्छे से समझना है हमें, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो चौथा आधार था वो अर्थ के आधार पर था, तो अर्थ के आधार पर जल्दी से देख लेंगे। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर बच्चे कितने प्रकार के थे? तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं शब्द। कौन से? सार्थक, यहां पर आपको देखो समझ में आ जाएगा, निरर्थक, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। अर्थ के आधार पर सर जी शब्द जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होते हैं, एक निरर्थक होते हैं। सार्थक जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ स्पष्ट तरीके से निकले, स्पष्ट हो सके, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ सही तरीके से निकल सके या अर्थ समझ में आए, उसे हम सार्थक कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द हैं ये, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। तो अब सार्थक शब्द क्या होते हैं सर? सार्थक शब्द जिनका कोई अर्थ निकले, जैसे हमने कहा यार चाय पिलाओ, ठीक है, तो चाय का भी क्या है? अर्थ है चाय, पीने पेय पदार्थ है चाय, ठीक है। पिलाओ, पिलाओ भी एक शब्द है, ठीक है, सार्थक शब्द है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। जैसे निरर्थक शब्द की बात करें तो निरर्थक ऐसे कौन से होते हैं? हम कभी कहते हैं चाय वाय पिलाओ, चाय वाय यार लाओ आज, चाय वाय। तो आप ये जानते हो कि चाय तो हम समझ गए हैं कि चाय का तो अर्थ था, लेकिन वाय क्या है, ठीक है। तो वाय क्या है? निरर्थक है, ठीक है। कभी आप जानते हो जैसे कभी कोई भी चीज गिरने की आवाज है धम से आई, ठीक है, तो धम क्या है? निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। खनखनाहट की आवाज निरर्थक है। तो ये सारी जो आवाजें हैं, जैसे हम कह दें कि यार बिस्तर बिस्तर लगाओ, आज ना खेला वेला जाए, खेला वेला जाए, बहुत दिन से खेला वेला नहीं है, तो ये सब जो वेला है वो क्या है? वेला है। जैसे कॉफी सॉफी पिलाओ, यार आज मन हो रहा है कॉफी सॉफी पीने का, तो सॉफी निरर्थक है, कॉफी सार्थक है। तो यहीं पर बच्चे एक चीज और समझेंगे, जो सार्थक शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? अब ये जान तो निरर्थक बस निरर्थक तक ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि निरर्थक व्याकरणिक दृष्टि से ये अशुद्ध माने जाते हैं। ये शब्द क्या है? अशुद्ध माने जाते हैं, लेकिन हिंदी में इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये तो आगे जाएंगे नहीं। लेकिन सार्थक शब्द जाएंगे आगे। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये क्या है? अशुद्ध शब्द हैं, अशुद्ध, ये अशुद्ध हैं। अब ये 4 प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के कौन कौन से हैं तो इनको समझ लेते हैं। जो सार्थक हैं, जैसे हम कहते हैं एकार्थी शब्द, सार्थक का ही पार्ट होता है क्या? एकार्थी शब्द होते हैं, ठीक है, एकार्थी हो गए। इसी में अनेकार्थी आएगा, अनेकार्थी। इसी में बच्चे आ जाएगा अनेकार्थी के बाद समानार्थी, समानार्थी, समानार्थी। और एक क्या आ जाएगा? विपरीतार्थी, 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 ठीक है। तो अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक सार्थक, एक निरर्थक। निरर्थक क्या है? व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध माने जाते हैं। जो सार्थक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। अनेकार्थी क्या होते हैं? जिन शब्दों के, जिन एक शब्द से कई शब्दों के बारे में हमें पता चले, कई शब्दों के अर्थ निकले। जैसे हम कहते हैं एकार्थ, मतलब सॉरी, एकार्थी में एक ही अर्थ निकलता है। जैसे हमने यहां पर एग्जाम्पल ले लिया एकार्थी में, जिन शब्दों के केवल एक ही अर्थ निकले उसे हम एकार्थी कहते हैं। जैसे हमने कह दिया नदी, तो नदी से पर्टिकुलर नदी को ही पता चल गया कि उसमें पानी बह रहा है, वही नदी है, ठीक है। तो ये क्या हो गए? एकार्थी शब्द हो गए। जैसे हमने कह दिया शेर,
तो शेर से पता चल गया कि शेर वही जो जंगल का राजा है, पर्टिकुलर हम पहुंच गए उस जंतु पर, हम जान गए शेर की ही बात हो रही है। अब जैसे अनेकार्थी क्या होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले, जिन शब्दों के एक से अधिक अनेक अर्थ निकले, अनेकार्थी अनेक प्लस अर्थी होता है भाई, तो अनेकार्थी है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। जैसे हम बात कर दें हार, अब हार जैसे ही मन में आया तो हार कौन सी है, हारने वाली हार, जिसको डिफीट कहते हैं कि भैया वो उनसे हार गए हैं, मतलब डिफीट हो गए, हार गए हैं, ठीक है। और एक होता है माला, पहनने वाली हार, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो गए, जहां पर कंफ्यूजन, जहां पर दुविधा, जिन शब्दों को देखकर दुविधा उत्पन्न हो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी कहते हैं, क्योंकि वो शब्द अपने अनेक अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। या तो पहनने वाली हार है और या तो हारने वाली हार है, कौन सी हार है नहीं पता है, दो अर्थ निकल रहे हैं इसके, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम कहते हैं कर, क्या कहते हैं, कर, कर माने एक तो हाथ होता है और एक कर टैक्स होता है, तो एक कर शब्द है, एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। जैसे आपने एक वो सुना था दोहा, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक, कनक माने क्या होता है, एक कनक तो सोना होता है, एक कनक धतूरा होता है, तो कनक कैसा शब्द है, तो कनक अनेकार्थी है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जानते हो जिनके अनेक अर्थ निकले उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। समानार्थी क्या होते हैं, एक ही शब्द के जैसे हम इसको ऐसे कहें कि एक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसी शब्द के समान अर्थ के कई शब्द होते हैं, उसी अर्थ के कई शब्द होते हैं, जो शब्द है उसी अर्थ के अगर तुम्हें कई शब्द मिल जाएं वो उस शब्द के समानार्थी होते हैं। जैसे हम कह दें कि अगर अंबुज की बात करें, मैं अपने नाम को ले रहा हूं अंबुज, अंबुज माने क्या होता है, अंबुज माने होता है कमल, क्या होता है, कमल, ठीक है। अंबु माने होता है पानी और जा माने होता है अज, खिलना, मतलब जन्मा, पानी में जन्म लेने वाला कौन है, पानी से उत्पन्न, अज माने उत्पन्न भी होते कहते हैं, तो पानी से उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल की बात हो रही है। तो अंबुज का पर्यायवाची क्या है, तो अंबुज का पर्यायवाची कमल है। कमल का पर्यायवाची जैसे कह दे कि कमल, कमल आ गया तो कमल के तो बहुत से पर्यायवाची हैं, जलज, सरोज, नीरज, पंकज, पंक माने कीचड़, जा माने उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला वो भी कमल है। तो अंबुज हो गया, कमल हो गया, पंकज हो गया, नीरज हो गया, ठीक है, इंदिवर हो गया, बहुत से हैं, वो सारे हम करवाएंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि ये सारे सेम अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी होते हैं, ठीक है। इन्हीं का दूसरा नाम पर्यायवाची भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द भी इनको हम कहते हैं, ठीक है। और विपरीतार्थी को हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे, विलोम शब्द के नाम से जानते हैं, विलोम शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आ गई कि जो शब्द थे वो दो प्रकार के थे, किस आधार पर, अर्थ के आधार पर, दो प्रकार के थे, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध माने जाते हैं, सार्थक 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। एकार्थी वो शब्द होते हैं जिनके केवल एक अर्थ होता है और कोई अर्थ नहीं होता है। अनेकार्थी जिस शब्द के कई अर्थ निकले उसे हम अनेकार्थी कहते हैं। समानार्थी जब हम कह देंगे समान अर्थ वाले तुम्हें शब्द मिल जाए तो वो सारे समानार्थी होंगे, सभी के अर्थ समान होंगे, यानी वो सारे पर्यायवाची होंगे एक दूसरे के। विपरीतार्थी क्या होता है, जिस शब्द का कोई विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला शब्द मिल जाए, जिस शब्द का कोई विपरीत अर्थ यानी विलोम प्रकट करने वाला कोई अर्थ मिल जाए तो उस शब्द का वो विपरीतार्थी है। जैसे हम कह दें हार शब्द था तो हार का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाला कौन होगा, जीत होगा, जीत शब्द होगा। तो हार और जीत आपस में क्या है, विपरीतार्थी शब्द है। हार और जीत विपरीतार्थी शब्द है। आपको कह सकते हैं ये ऑप्शन में विपरीतार्थी शब्द छाटो, तो हार जीत कहीं पर होगा, कहीं पर क्या होगा, तो हार के साथ जीत आ जाएगा। जैसे बहुत से हैं अंबर, अवनी के साथ अंबर, ठीक है। अवनी का उल्टा, अवनी माने होती है धरती, अंबर माने आकाश, ठीक है, आकाश का धरती। लेकिन इसमें भी जो विलोम शब्द होते हैं, आप कभी ये ना करिएगा कि आकाश का अवनी लगा दो, अवनी। आप जानते हो ना आकाश माने बादल होता है, सॉरी आकाश होता है, अवनी माने धरती होती है, तो आप कहोगे सही है, नहीं। लेकिन जो भी विलोम शब्द होते हैं वो फिक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उसी लाइन पर चलेंगे। जैसे आकाश का उल्टा धरती होता है, आकाश का उल्टा क्या होता है, धरती होता है। लेकिन अवनी का उल्टा पूछे तो अवनी का उल्टा अंबर होता है, क्या होता है, अंबर। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों विपरीतार्थी हैं और ये दोनों विपरीतार्थी शब्द हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ,
तो बच्चे आप एक बार जल्दी से रिवीजन कर लो, ये आज का ओवरव्यू आपका हो गया, फटाफट मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। एक बार देख लेते हैं कि हमने बताया जो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, भाषा की सबसे छोटी इकाई की केवल बात करें तो वर्ण है, ठीक है। लेकिन जब भी मौखिक लगा दें तो आप क्या कहोगे, ध्वनि है। गलत बहुत होते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा का छोटी इकाई, किसके आधार पर, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अर्थ के आधार पर कौन सा है भाई, शब्द है, ठीक है। भाषा की स्वतंत्र इकाई भी अगर क्वेश्चन आता है तब भी क्या है, शब्द है। भाषा की पूर्णता इकाई की बात करें तो क्या है बच्चे, वाक्य है। आगे चलते हैं। यहां पर बताया था सबसे पहले ध्वनि थी, ध्वनि को संकेतक जब मिले तो वर्ण कहलाएं, वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्णों के मेल से जो वर्ण होते हैं वो लिपि रूप होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, लिपि रूप होते हैं, लिपिबद्ध तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है। तो सार्थक जैसे ही मेल मिले तो सार्थक मेल से शब्द बने, शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग किया तो पद बने, पदों के मेल से पदबंध, पदबंध के मेल से उपवाक्य, उपवाक्य को मेल करेंगे, कई उपवाक्यों से वाक्य बनते हैं और वाक्य से साहित्य का निर्माण होता है, ठीक है। पदबंध में सहायक क्रिया का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हर उपवाक्य में सहायक क्रिया जरूर होगी। अगले प्रश्न चलते हैं, शब्द। शब्द क्या है, एक वर्ण या कई वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या, सार्थक मेल या सार्थक योग को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे आपको हमने बताया था एक वर्ण वाला भी शब्द कहा जाता है। एक वर्ण जिसका हो, जैसे हमने कहा था या तो एक ही वर्ण है तो या भी शब्द है। या का मतलब क्या है, अथवा, यानी अर्थ निकल रहा है या का, तो ये या शब्द है, ठीक है। इसके बाद क्या था भाई, शब्द भेद किया था कि शब्दों का जो वर्गीकरण करना है वो 4 आधारों पर हमें करना है। वो 4 आधार कौन थे, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के थे, तो हमने बताया था उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर सर 3 प्रकार के होते हैं। याद करना है, ये क्वेश्चन ऐसी ही संख्या ही पूछ ली जाती है तो आप लगा दोगे। रूप व्याकरणिक विवेचन के, रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और यहां पर जैसे ही आप अगर ऑप्शन में 2 ना मिले तो अर्थ के आधार पर आप हमेशा क्या टिक करोगे, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, वही समानार्थी। तो उत्पत्ति के आधार पर 5, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, संकर जिनको मिश्रित कहते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। व्याकरणिक रूप के विवेचन के अविकारी, विकारी। अविकारी में भी 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और अगर बात करेंगे अगर किसकी, विकारी की, जिसमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है, तो संज्ञा, संज्ञा में जो शब्द आते हैं उनमें भी विकार उत्पन्न कर सकते हैं। सर्वनाम में जो शब्द आते हैं उनमें भी विकार उत्पन्न किया जा सकता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं इनमें जिनमें विकार हम उत्पन्न कर सकते हैं, किसके आधार पर, लिंग, वचन, कारक के आधार पर। तो ये चीजें हो गई। इसी के बाद आ गए अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 2 होते हैं, कौन से, सार्थक और निरर्थक। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 5 हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होते हैं, दिखने में यौगिक होते हैं, अर्थ के आधार पर क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं। बात को समझना, ये सब स्पष्ट करेंगे, पूरा एक एक चीज मैं बताऊंगा। रूप प्रयोग व्याकरणिक विवेचन के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आता है और अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आते हैं। लास्ट में हम लोग पहुंचे थे किस पर, अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार के होते हैं। सार्थक 4 प्रकार के होते हैं, अनेकार्थी, एकार्थी और विपरीतार्थी और समानार्थी। तो ये रही आज की क्लास, बहुत ही बेसिक चीजें जानी है। अब कल शब्दों के बारे में पूरा अंदर से हम लोग, क्योंकि अभी अगर ये चीजें पता है तो कल की क्लास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। तो कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग जल्दी से कॉमेंट करके एक बार बता दीजिए। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप सभी को अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वहां क्वेश्चन आपको बताना है। आज का प्रश्न क्या है, देशज और विदेशज। पांच शब्द लिखने हैं आपको, ठीक है। और देशज विदेशज तत्सम भी लिखने हैं 5,
पांच पांच क्या करने हैं, शब्द लिखने हैं। कल हम शब्द बनाएंगे, बताएंगे कैसे हम पहचानते हैं, उसकी पहचानने का तरीके की बात करेंगे कल, कि कैसे तत्सम पहचानेंगे, कैसे तद्भव पहचानेंगे, कैसे होते हैं। तो आज आपका जो आज का प्रश्न है, आज का जो काम है, वो देशज विदेशज पांच पांच शब्द आपको लिखने हैं। कहाँ? कमेंट बॉक्स में। कहाँ लिखने हैं बच्चे? कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। बता दूं कि जो उत्पत्ति के आधार पर जो 5 प्रकार के जो विदेशज शब्द होते हैं, विदेशी शब्द में हम लोग तीन ही भाषाओं को मुख्य तौर पर हम लेते हैं। कौन से? एक फारसी भाषा के शब्द होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए गए हैं, 3500 लगभग, ठीक है, 3500। सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है कि हिंदी में सबसे ज्यादा किस विदेशी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो हम कह देंगे सर जी फारसी भाषा है, उसके लगभग 3500 शब्दों का आज हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद अंग्रेजी शब्दों में 3000 शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बच्चे आ जाती है अरबी। अरबी के कितने लगभग शब्द हैं हिंदी में? 2500 शब्द हैं। तो ये आपके लिए कि एक इंफॉर्मेशन मैंने और दे दी है, तो याद रखिएगा। सबसे ज्यादा फारसी, सबसे ज्यादा हिंदी में कौन से शब्द हैं? फारसी। और उसके बाद कौन से हैं? अंग्रेजी, अंग्रेजी। और उसके बाद कौन से हैं बच्चे? फारसी, अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद आ जाएंगे कौन से? अरबी। और फिर तो उसके बाद मुख्य तौर पर ये 3 ही विदेशी भाषा के शब्द हैं अपने में, और ऐसे तो बहुत हैं, तुर्की हैं, पुर्तगाली शब्द भी हैं, और फ्रांसी शब्द हैं, ठीक है, जापानी शब्द हैं। ये सारे शब्द हम बताएंगे कि कैसे कौन से, कुछ याद भी कराएंगे अगली क्लास में। तो आज का ये आपको काम दिया गया है, ये काम आपको करना है, और इसके साथ आपको बतानी है कि क्लास कैसी रही आज की, और जो भी क्लास हिंदी की चल रही है क्या उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए शब्द हम लोग बहुत ही डीप पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अंदर से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास आपका ओवरव्यू था, पूरा आपने एक बार अच्छे से समझा कि कैसे क्या 4 ही आधार पढ़ने, लेकिन 4 आधार हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण भी आ जाएगा, ठीक है, और यहीं पर आ जाएगा समुच्चय, बोधक, सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। भूलना नहीं, कमेंट आपको करना है, बस आपकी एक कमेंट की इच्छा हमें रहती है। अगर वो सब कुछ करते हैं तो उम्मीद, मैं ज़्यादा लाइक को भी नहीं कहता हूं, अगर आपका दिल कहता है कि लाइक करना चाहिए क्लास को तो आप लाइक कर दीजिएगा, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना लाइक अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस एक टीचर को आपसे इच्छा होती यही है कि आप उसका मनोबल बढ़ाएं, और मनोबल तब बढ़ता है जब आप अच्छे अच्छे कॉमेंट करते हैं। तो और टीचर को हाँ सुझाव दे सकते हैं, अगर कुछ गलत लग रहा है वो भी आप सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या बदलाव किए जाएं वो भी आप बताइए, कौन सी क्लासेस आपके लिए अभी कम पड़ रही हैं वो भी बताइए, सब कुछ बताइए। आपको, आपके लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, तत्पर हैं, वो सारी चीज करेंगे जो आपकी सफलता के लिए बीच में क्या है, सहारा बन सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।